जय हिंद। देखिए, आपको हम बायोलॉजी में श्वसन तंत्र पढ़ा रहे थे, तो श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, श्वसन तंत्र में हम आपको बहुत सारा बात बताए थे। हम ये भी बताए थे कि श्वसन आखिर क्या होता है, सांस लेना क्या होता है। तो एक क्लास हम श्वसन तंत्र का आपको कराए हुए हैं, पीछे जा कर के आप देख सकते हैं, इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा श्वसन तंत्र का पहला पार्ट। अब श्वसन तंत्र में दो प्रकार के, देखिए श्वसन तंत्र हालांकि एक बाह्य श्वसन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है। सांस हम लेते हैं तो नाक से सांस नाक क्या है, नाक श्वसन का रास्ता है, सांस लेने का एक रास्ता है, समझे। ये श्वसन अंग नहीं है, इसको श्वसन अंग नहीं कहेंगे, यह एक रास्ता है। ये तो रास्ता है, इस रास्ता से जाता है तो सांस कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद ये क्या होता है, कैसे कैसे जाता है, तो फेफड़ा तक जाता है सांस ना, सांस फेफड़ा तक जाता है, तो यह हुआ बाह्य श्वसन। जब तक आप नाक से सांस लिए और फेफड़ा तक गया तो ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद फेफड़ा में जाने के बाद सांस कहाँ जाता है और क्या होता है इसका, तो वो आंतरिक श्वसन के अंतर्गत आता है। वो क्या होता है, आंतरिक श्वसन के अंतर्गत आता है। हम आपको बाह्य श्वसन में बताए थे कि कैसे कैसे सांस गया था, इसका अंग बताए थे, समझे। तो सबसे पहले क्या था, नासा छिद्र था, नाक का छिद्र था। उसके बाद क्या था, नासा का पार्ट था। उसके बाद क्या था, फेरिंग्स। उसके बाद क्या था, फेरिंग्स। उसके बाद आगे आकर के क्या था, लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या था, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या था, थोड़ा आगे जाकर ट्रैकिया था। अब ट्रैकिया आगे जाकर के दो भाग में बढ़ जाता था। ट्रैकिया आगे जाकर कितना भाग में बढ़ जाता था, देखिए ये हो गया नासा छिद्र, नाक का छिद्र, नासा छिद्र, ये बताए थे आपको। यहाँ पे नासा का पार्ट, यहाँ पे अगर उंगली रखिएगा यहाँ पे तो चिपचिपा लगेगा। चिपचिपा क्यों होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो धूल कण ये सारा कुछ हम सांस की सहायता से, हवा की सहायता से ले लेते हैं, तो क्या करता है वो छानने का काम। नाक पे बाल होता है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस चिपचिपा होता है, इसके सहायता से वायु में जो भी धूल कण होते हैं ना, यहीं पे चिपक जाते हैं और वायु जाता है, समझे। तो इसीलिए यहाँ पे चिपचिपा होता है। तो क्या होता है, नासा का पार्ट। उसके बाद आते हैं तो क्या होता है, थोड़ा दूर फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के स्थान पे, फेरिंग्स पर ही क्या होता है, दो नली चला जाता है। एक फूड वाला पाइप में चला जाता है पेट में, और एक होता है फेफड़ा में चला जाता है, वहाँ पे दो नली बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, लैरिंग्स। उसके बाद क्या होता है, लैरिंग्स। इसके नीचे क्या होता है, लैरिंग्स। अब उससे थोड़ा नीचे आते हैं ट्रैकिया होता है। उससे नीचे आते हैं तो क्या होता है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आगे आकर के दो भाग में बढ़ जाता है। ट्रैकिया आगे आकर के दो भाग में बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ट्रैकिया आगे आकर के कितने भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। अब ये दो भाग में बढ़ जाता है, ये दो भाग में बढ़ गया, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो है ना, आगे आकर के ब्रोंकाई से बहुत छोटे छोटे ये ऐसे पतले पतले निकले हुए रहते हैं। ब्रोंकाई में बहुत पतले पतले ये सब निकले हुए रहते हैं, ये सब बहुत सारे पतले पतले निकले रहते हैं। इसको कहते हैं ब्रोंकियोलिस। इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस। देखिए ये ब्रोंकाई, ये वाला मोटा ब्रोंकाई हुआ। अब ये पतले पतले जो निकले हुए हैं ना, ये हो गया आपको ब्रोंकियोलिस। क्या हुआ, ब्रोंकियोलिस। इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रोंकियोलिस। बात को समझते जाइए। अब ब्रोंकियोलिस के इसे लास्ट पर ऐसे ऐसे गुच्छे के समान, फूल के समान होते हैं, जिसको कहते हैं एलवियली। जिसको क्या कहते हैं, एलवियली। ऐसे गुच्छे के समान बहुत सारे होते हैं, एलवियली की संख्या बहुत सारा होता है बुआ, एलवियली। अब ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, एक क्या होता है, झिल्ली में बंद होता है, एक झिल्ली में ऐसे बंद होता है। तो यही मिल करके क्या होता है, फेफड़ा बना। यही क्या हो गया, फेफड़ा हो गया आपका। सांस हम लेते हैं ना, और नीचे होता है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम होता है, जब सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, नीचे की ओर ये क्या होता है, डायफ्राम नीचे चला आता है। अब उसके बाद ये नीचे चला आता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला आता है। यानी कि सांस लेने में ना हमको सहायता करता है डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है, समझे। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, न फूटता है न टूटता है और मर जाता है आदमी,
समझे। ऐसे एक्सीडेंट होता है, क्या होता है पूरी तरह से उसका क्या होता है, डायफ्राम टूट जाता है। अब डायफ्राम टूट गया तो आप सांस आपको मिलेगा ही नहीं। 2 मिनट रुकिए आप लोग, लाइट कट गया। क्या करें। तो डायफ्राम भी होता है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, समझे। तो आप समझे ना, कभी कभी ना फूटता है ना टूटता है, एक्सीडेंट होता है तो फूटता है ना टूटता है, कुछ नहीं होता है और मर जाता है, उसका डायफ्राम डैमेज होता है। डायफ्राम टूट जाएगा तो आप क्या कीजिए, सांस नहीं ले पाइएगा, एकदम कह रहा सांस आपको एकदम फंस जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आप मर जाइएगा। तो इसे यही काम होता है डायफ्राम। अब कभी कभी देखिए गर्भवती महिला जो होती है ना, प्रेग्नेंट महिला, उसको ये डायफ्राम काम नहीं करता है, माने पूरी तरह से काम नहीं करता है। तो उसका ये पसली जो होता है ना, ये पसली इस साइड से ऐसे पसली लगा हुआ रहता है, तो पसली लगा हुआ रहता है इसको, तो यही पसली ही इसको क्या करता है, सांस लेने में सहायता करता है। गर्भवती महिला को डायफ्राम उतना काम नहीं करता है, समझे। तो ये होता है, ये सारे प्रोसेस जो होता है ना। अब सांस लिए तो कहाँ पे आ गया, एल्वियली में। सांस एल्वियली में ही आता है। क्या करता है, सांस कहाँ पे आता है, एल्वियली में। ये हुआ बाहरी श्वसन, यहाँ तक सांस है तो क्या हुआ, बाहरी श्वसन इसको कहते हैं, समझे। आप बाहरी श्वसन के विषय में लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे सांस आता है, नासा छिद्र, नासा के बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद क्या होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियली। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए कभी कभी मान लीजिए अगर कोई ऐसे चाप देगा आपको, ऐसे आपको अगर कोई चाप देगा, ऐसे चाप देगा, जो है चपा गया, ऐसे आप इसको छूते हैं तो अजीब घट लगता है ना, क्या लगता है। ऐसे अगर आप छूते हैं तो लगता है कि कहीं के ऊंच कहीं से नीचा घर लगता है, खुरदुरा टाइप से। तो ये क्या होता है, अगर इसको चाप देंगे, अगर मान लीजिए ट्रैकिया को चाप दिए तो फिर पचक जाएगा, फूलबे नहीं करेगा। तो इसी को सहारा देने के लिए एक मुलायम हड्डी होता है, इसको सहारा देने के लिए एक मुलायम हड्डी होता है लगा हुआ, ताकि ये पचके तो इसको पचकने न दे। तो मुलायम हड्डी होता है इसमें लगा हुआ, समझे। तो ये होता है बाहरी श्वसन। अब यहाँ पे सांस आया, तो सांस क्या क्या आया, ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये सारा कुछ आया। अब ये क्या करता है, यहाँ से सांस क्या करता है, शरीर के सभी जगह हमारी कोशिका तक जाता है। सांस कहाँ तक जाता है, हमारी कोशिका तक जाता है। अब कोशिका तो फेफड़ा तो जाके नहीं देगा, फेफड़ा तो कोशिका को जाके नहीं ना देगा सांस, कि चलो हम गए और सांस दे दिए कोशिका को कि लो तुमको काम था और तुम यहाँ पे ले करके ऊर्जा बना, न ये फेफड़ा नहीं जाएगा देने। तो भाई आप करें क्या, आप फेफड़ा कोशिका कहेगा कि हम ना जाएंगे लाने, हम सांस लाने नहीं जाएंगे, तो अब करे क्या। तो यहाँ से फेफड़ा से सांस शरीर के हर जगह में ले जाने का काम, या वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम हमारे शरीर में जो उपस्थित रक्त होता है ना, खून, वही करता है, समझे। और खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के सहायता से ही क्या करते हैं, खून के विषय में हम अगला क्लास में डिटेल में बताएंगे। हीमोग्लोबिन के सहायता से ही क्या करते हैं, ये क्या करता है, ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब यहाँ पे लिख दिए एल्वियली से रक्त क्या करता है, एल्वियली में सांस आता है, रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर दिल के पास जाता है। देखिए डायरेक्टिक यहाँ से ऑक्सीजन डायरेक्टे नहीं जा सकता है, वो पहले क्या करता है, क्योंकि फेफड़ा में रक्त नहीं ना है, फेफड़ा में तो रक्त नहीं है, रक्त तो दिल में है, रक्त कहाँ है, दिल में है। तो इसीलिए क्या करेगा, वो दिल क्या करेगा, एल्वियली से ऑक्सीजन ले लेगा, एल्वियली से दिल क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और वो ऑक्सीजन ले जा करके रक्त के सहारे, खून के सहारे सभी कोशिका को बांट देगा कि तुम लो, सभी कोशिका को बांट देगा, और वो वहाँ पे जाके ऊर्जा बना लेगा, समझे। तो एल्वियली क्या करता है, वायु कोष्ठक कहते हैं, से रक्त ही ऑक्सीजन को लेकर दिल के पास जाता है, इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, समझे। जो रक्त में ऑक्सीजन है, मतलब शरीर के अन्य भागों तक गया है, जो रक्त फेफड़ा से शरीर के अन्य भागों तक गया है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। और अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्या कहता है, ऑक्सीजन जाता है और जो प्रोसेस चलता है वहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या कहता है उसको,
ऊर्जा बनाने का प्रोसेस जो चलता है उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड हमको निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है नहीं ना, तो उसको क्या करता है, खून ही क्या करता है, जब ऑक्सीजन देने जाता है तो ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। देखिए खून क्या करता है, फेफड़ा से खून ऑक्सीजन को ले लेता है और फेफड़ा के सभी अंगों में जा कर के ऑक्सीजन को दे देता है, सभी कोशिका को दे देता है। कोशिका तो हर जगह है, हर जगह है। खून क्या करता है, कोशिका सभी कोशिका को ऑक्सीजन दे देता है और उससे क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फेफड़ा को दे देता है और फेफड़ा एल्वियली ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब हम सांस छोड़ देते हैं, समझे। ये सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, तो लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गर्म गैस। आप सांस छोड़ते हैं तो कैसे गर्म गर्म लगता रहता है थोड़ा थोड़ा, समझे। अब देखिए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दो होता है। एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है ना, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और जिस हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, समझे। फेफड़ा से अन्य शरीर के अन्य अंगों तक जो जाता है वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और शरीर के अन्य अंगों से फेफड़ा तक आता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। बात समझ गया। आगे देखते हैं। इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का दिल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ा में जाता है, इसे कार्बोक्सी। देखिए दिल से क्या करता है, माने दिल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, माने दिल, देखिए हालांकि रक्त आया तो पहले दिल में आया और दिल जा करके दिया इसको फेफड़ा को, तो समझे, इसीलिए लिख दिए यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यहाँ पर यह सभी अंगों से, यह जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है, सभी अंगों से आता है। हार्ट ब्लड को 120 है। उसके बाद देखिए जब ऑक्सीजन जाता है ना, ऑक्सीजन जाता है हार्ट में, दिल में, जब ऑक्सीजन खून में ऑक्सीजन मिल जाता है तो वह शरीर के सभी अंगों तक 120 के प्रेशर से ढकेल देता है। और वहाँ से जो ऑक्सीजन आता है, वहाँ से देखिए 120 के प्रेशर से हार्ट क्या करता है, खून को ढकेलता है। अब रिटर्न होता है खून तो 80 के प्रेशर से, 120 के प्रेशर से ढकेलता है, 80 के प्रेशर से वापस आता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। हार्ट ब्लड को 120 के प्रेशर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का पहचान करता है। देखिए ऑक्सीजन का पहचान खून नहीं करता है, खून में बहुत सारे चीज़ होते हैं उपस्थित। जब खून पढ़ाएंगे ना तो आपको वो बताएंगे। तो खून में हीमोग्लोबिन होता है, वही ऑक्सीजन का पहचान करता है। लेकिन खून में हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो बहुत खचरा होता है, वो ऑक्सीजन का पहचान करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे लिए हानिकारक गैस होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बहुत चाहता है वो। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत चाहता है। अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों रहेगा ना तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, समझे। तो इसीलिए कभी हम सिगरेट पीते हैं तो क्या करता है, हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, सिगरेट के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी होता है जो हानिकारक गैस होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के और क्या करता है, सभी रक्त के सभी कोशिका तक बांट देता है। अब उससे ऊर्जा बन नहीं सकता है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, समझे। तो यही बात है। तो आइए याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा किसको पसंद करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, मोनोऑक्साइड को अधिक। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, ये बात जानते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन होता है, आयरन का रंग लाल होता है, समझिए। तो ये होता है। अब देखिए आंतरिक श्वसन तो ये हो गया। अब आंतरिक श्वसन, इसको नोट कर लीजिएगा आप, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आंतरिक श्वसन में दो बात होती है, बात थोड़ा यहाँ समझिए, इसको नोट कर लिए। अब देखिए आंतरिक श्वसन बता दिए कैसे कैसे होता है, ये प्रक्रिया कैसे होता है, हम ये तो सारा कुछ लिखे थे, ये होता है कैसे। अब आंतरिक श्वसन दो टाइप से होता है बुआ। एक तो होता है, ध्यान से देखिएगा इसको, एक होता है अवायवीय और एक होता है वायवीय। इसको कहते हैं अनऑक्सी। अवायवीय वायवीय याद रखें आप 10th के। अब अवायवीय श्वसन में क्या होता है, देखिए
आपको हम बताते हैं। ठीक है, अवायवीय और वायवीय। अब आपका अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि एल्वियली से वायु कहाँ गया है, अब कोशिका में। कहाँ गया, कोशिका में। थोड़ा बात को इधर समझिए। एल्वियली से वायु कहाँ चला गया, कोशिका में चला गया। कोशिका में चला गया। अब वायु जो आया, ऑक्सीजन, वायु नहीं गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोशिका में आया। ऑक्सीजन कोशिका में आया। अब ऑक्सीजन है, जरूरत किसको है? कोशिका में तो बहुत सारे अंग होते हैं, तो कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, तो सबको वायु की जरूरत नहीं है, सबको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको ही ऑक्सीजन का जरूरत है, क्योंकि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है ना, वही हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बनाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। अब ऑक्सीजन तो है माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत, तो ऑक्सीजन आया, समझे, रक्त खून ले करके एल्वियली से ऑक्सीजन को ले करके कोशिका को दे दिया, सभी कोशिका को दे दिया, कोशिका को दे दिया। अब कोशिका में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन आ गया तो क्या होता है यहाँ पे कि ये कोशिका को ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन का, कोशिका को ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये घूमेगा। अब डायरेक्ट ऑक्सीजन ये जो है नहीं ले सकता है, डायरेक्ट ये क्या करेगा, ऑक्सीजन नहीं ले सकता है। क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत है ऑक्सीजन का, अब ये ऑक्सीजन लेगा ही नहीं, ऊर्जा तो बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेगा ही नहीं, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट लेकर के ऊर्जा नहीं बना सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे प्रक्रिया समझिए। यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन का काम क्या है, देखिए, ये यहाँ पे इस कोशिका में, यहाँ पे लिख दे, कोशिका में कोशिका द्रव ग्लूकोज, कोशिका द्रव में 4। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन आया, जब ये देखा माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीजन आ गया है, जब देखा माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन आ गया है, तो ये झट से 4 एटीपी का निर्माण कर देगा, 4 एटीपी का निर्माण कर देगा, 4 एटीपी का ये ऊर्जा होता है, निर्माण कर देगा। और इस कोशिका में क्या है, ग्लूकोज है। बात समझिए थोड़ा यहाँ पे, ये कोशिका में क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहाँ से आया, तो हमारा लीवर, जो हम खाना खाए थे, वो खाना को पचा, छोटी आंच से पचा उचा करके हमारे लीवर में आया। लीवर क्या है, कोशिका में ग्लूकोज भेज दिया है, लेकिन उस ग्लूकोज का तो काम हमको नहीं है, ये ग्लूकोज अलग है, हमारी ऊर्जा में जो ग्लूकोज लगता है वो अलग है। तो खाना से हमको ग्लूकोज आया है, अब ग्लूकोज आया है तो वहाँ पे टुकुर टुकुर देख रहा है कि हमको कैसे हम क्या करें, उसका तो कोई काम ही नहीं, डायरेक्टिव ग्लूकोज का तो कोई काम नहीं, ऊर्जा हमको ये दे नहीं रहा है। इस ऊर्जा को, खाना वाला ग्लूकोज को वो ऊर्जा नहीं दे सकता है, समझिए। तो खाना वाला ग्लूकोज यहाँ पे है। अब 4 एटीपी का निर्माण होगा, जखनते ऑक्सीजन आया 4 एटीपी का निर्माण हुआ और ग्लूकोज का टूटना प्रारंभ हो जाएगा, ग्लूकोज का टूटना प्रारंभ हो जाएगा, समझिए, ग्लूकोज का टूटना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, अभी ऑक्सीजन का काम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का देख लिया, अभी ऑक्सीजन का काम नहीं है। ये ऑक्सीजन किसको जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया को, समझे, वायु ये किसको जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया को। जब ये ऑक्सीजन इधर घूमा, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, झट से ये 4 एटीपी का निर्माण कर दिया, 4 एटीपी का निर्माण किया। वही 4 एटीपी क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगा। देखिए, अवायवीय श्वसन क्या हुआ, ये तो कोशिका द्रव में, ये क्या है, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। अवायवीय श्वसन क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है। तो कोशिका द्रव में यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। कोशिका में ग्लूकोज, कोशिका में क्या उपस्थित होता है, ग्लूकोज होता है कोशिका द्रव में, कोशिका में नहीं, कोशिका द्रव यहाँ लिख देते हैं। कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, समझे, कोशिका द्रव में ग्लूकोज होता है। कोशिका द्रव में 4 एटीपी का निर्माण हो जाता है। जब देखता है ऑक्सीजन आ गया है तो झट से क्या करता है, ऑक्सीजन को सहायता नहीं लेता है, 4 एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हो जाता है, समझे। ग्लूकोज क्या होता है, जो खाना से हम खाए थे ग्लूकोज, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज टूटता है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज टूटता है,
उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ग्लूकोज जो टूटता है, तो ग्लूकोज टूटता है तो उसके लिए दुइये गो एटीपी का जरूरत पड़ता है। 4 एटीपी तो निर्माण हो गया, कोशिका द्रव में जखनते ऑक्सीजन घुसा, देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीजन आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है तो भाई अब हमको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अभी ऑक्सीजन को हम नहीं लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि अभी हम अपने अंदर ऑक्सीजन को नहीं घुसने देंगे, समझा। तो झट से कोशिका द्रव में ग्लूकोज का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। वो ग्लूकोज टूटने के लिए 4 गो एटीपी चाहिए। 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 गो एटीपी खर्च हो जाता है, 2 गो एटीपी बच जाता है। जैसे आपको मम्मी मान लीजिए 10 रुपया के आलू लेने के लिए दिया, 10 रुपया आलू लाने गए, 10 रुपया लेके आपको आलू 8 रुपया के हुआ, तो 2 रुपया के लाभ हुआ ना। तो उसी प्रकार से 4 एटीपी बना, ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी बना, और खर्च हुआ 2 गो एटीपी, तो 2 गो एटीपी का लाभ हो गया, माने वो 2 गो एटीपी बच गया हमारे पास, समझे। अब उसके बाद ग्लूकोज टूटेगा, और एक ग्लूकोज टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड बनेगा। ये ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, एगो ग्लूकोज अगर टूटता है, एक ग्लूकोज टूटता है, एक ग्लूकोज जिससे ग्लूकोज टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बनता है। एक ग्लूकोज बराबर 2 पायरुविक एसिड, यहाँ पे हम लिख दिए 2 पायरुविक एसिड। बात को समझे थोड़ा, एक ग्लूकोज टूटा तो 2 पायरुविक एसिड बना, एक ग्लूकोज टूटने पर कितना होगा, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक। अब ये दोनों पायरुविक एसिड अब जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज नहीं जा सकता था माइटोकॉन्ड्रिया में, समझे। वो कोशिका द्रव में ही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ही रहेगा। जब ऑक्सीजन को देखा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव में घुसा, तो कहा अब तो ऑक्सीजन जाएगा। तो अभी ऑक्सीजन देखिए, जब तक पायरुविक एसिड नहीं बनेगा तब तक ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा सकता है। अब ग्लूकोज टूटा, समझे, ग्लूकोज टूट करके क्या बन गया, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, तो झट से कहेगा आब हुआ तू हो चलावे में, तो ऑक्सीजन को में बुला लेगा। अब पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये दोनों घुसेगा तो वहाँ पे प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कहते हैं क्रेब्स साइकिल, जिसको क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल। अब बताइए, ये जितना प्रोसेस हुआ है ग्लूकोज को टूटने वाला, जिससे पायरुविक एसिड बना है, तो क्या इसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत था, नहीं था, ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं था, इसीलिए इसको अवायवीय श्वसन कहे, समझे। इसको क्या कहे, अवायवीय श्वसन, माने वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति। अब ये पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यह क्या होगा, वायु की उपस्थिति, वायु की, वायु है बुआ, उपस्थिति। आइए होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 गो पायरुविक एसिड आ गया। अब 2 गो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन, ये दोनों का टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब इस टूटने की प्रक्रिया को यह क्रेब्स साइकिल कहलाता है। पायरुविक एसिड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ये दोनों टूटना स्टार्ट कर दिया, इस क्रिया को क्रेब्स साइकिल का याद कीजिएगा। अब एक पायरुविक एसिड टूटेगा ना, तो 18 एटीपी हमको मिलेगा। एक पायरुविक, 2 गो, कई गो पायरुविक एसिड मिला है, 2 गो पायरुविक एसिड, और एगो पायरुविक एसिड टूट करके 18 एटीपी, तो 2 गो पायरुविक एसिड मिलकर, 2 गो पायरुविक एसिड मिल करके 36 एटीपी, 2 गो पायरुविक एसिड मिल करके कितने हो जाएगा, 36 एटीपी। अब ये 36 एटीपी से आपको ऊर्जा मिलेगा ही नहीं। आपको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 38 एटीपी होना चाहिए। तो एक 38 एटीपी, एक ग्लूकोज बराबर 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है, तो 38 एटीपी आपको चाहिए, समझे, 38 एटीपी चाहिए। तो अब याद कीजिए, 36 एटीपी, 2 गो पायरुविक एसिड, तो 2 गो पायरुविक एसिड टूट करके, एक पायरुविक एसिड के टूटने से 18 एटीपी, फिर से 2 गो है तो 36 एटीपी हो गया। और 2 गो एटीपी का लाभ हुआ था बुआ, लाभ हुआ था ना 2 गो एटीपी का, माने बच गया था,
तो 38 ATP। अब यही 38 ATP हमारे शरीर को क्या होगा, ऊर्जा देगा। तो 38 ATP मिल करके एक ग्लूकोज बनेगा। 38 ATP मिल करके कितना ग्लूकोज बनेगा, एक ग्लूकोज बनेगा। 38 ATP मिल करके 36 ATP मिल से आपसे ऊर्जा नहीं मिलता, 2 ATP आपको लाभ हुआ था, समझे। तो 38 ATP से एक ग्लूकोज बनता है, समझे। अब वही ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, समझे। देखिए एक ग्लूकोज में क्या होता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। एक ग्लूकोज में कितना होता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब भर दिन आपको काम करने के लिए ना, भर दिन आपको शरीर को मेंटेन करने के लिए, काम करने के लिए आपको 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा, सारा दिन काम करने के लिए आपको कितना ऊर्जा चाहिए, 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा। उसमें तो आंतरिक काम में आप देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये सब देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कोनो चीज़ बाहरी काम करते हैं, उसमें तो बहुत सारा ऊर्जा खत्म हो जाता है, समझे। तो इस प्रकार से आपको श्वसन होता है, समझ गए। तो यही चीज़ होता है, श्वसन यही चीज़ होता है। देखिए इसमें वायु का जरूरत नहीं पड़ा तो इसको अवायवीय श्वसन कहें, इसमें वायु का जरूरत पड़ा तो इसको वायवीय श्वसन कहें। एकदम आसान सा भाषा में समझ गए। आपको पूछेगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति होती है। अवायवीय श्वसन में वायु की उपस्थिति नहीं होती है। अवायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में, और वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। और कोशिका द्रव में क्या होता है, टूटने की क्रिया होती है। क्या टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, इसलिए उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, समझे। और एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरुविक एसिड बनता है। अब यही पायरुविक एसिड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चला करके ऊर्जा बनता है, समझे। तो 38 ATP का निर्माण होता है, और 38 ATP मिल करके हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। सारा दिन काम करने के लिए आपको शरीर के सारा दिन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना ATP चाहिए, कितना किलो कैलोरी ऊर्जा, 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होता है। और एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। इस प्रकार से आपको श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला जो होगा, पौधा में श्वसन है, तो पौधा में श्वसन तो उसके रंध्र द्वारा होता है, जो अगला क्लास में बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझिए। इसके बाद वाले क्लास में आपको अगला चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए नोट कर लीजिए इसको।